फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। ये इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं है। जो चीफ जस्टिस के मयाद ओहदा में तोसी की बात है, ये ज़रूर अफवाहों पे मबनी है, लेकिन इस तरह की कोई संजीदा तजवीज़ जो है वो कमेटी में नहीं आई। हुकूमती सतह पे ना तो ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना किसी सतह पे इस पे कोई बातचीत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मौसम बदल रहा है, लेकिन शहरे इक़्तिदार का सियासी मौसम कोई बदलता हुआ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। हमें नज़र आता है कि जहाँ पर अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठे होते हैं, कोई नए इत्तेहाद बनते हैं। अभी रिसेंटली आज रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। वहीं पर हुकूमती इत्तेहाद ने एक जॉइंट सेशन बुलाने का भी इंदिया दे दिया है। अब जॉइंट सेशन बुलाने का मकसद क्या है? दिखाना है कि जनाब हम सब के सब मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ कानून साजी करनी है। एंड व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेशन, तो एक ही आईनी तरमीम है जिसका शोर सुनाई देता है, और वो है कि जनाब एक्सटेंशन वाला मामला, और वो एक बड़ी आईनी तरमीम है। बट एट द सेम टाइम नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर हुकूमती इत्तेहाद के पास नंबर पूरा अभी दिखाई नहीं देता। कोई इनसाइडर हो, कोई अंदर खाते कार्रवाई डल जाए तो डल जाए, लेकिन फिर फ्लोर क्रॉसिंग वाली शिकें आ जाएंगी। यही सारा मामला और मखसूस नशिस्तों वाला मामला, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी नहीं होगी, अब तो बिल्कुल वो खबरों का हिस्सा भी नहीं रह गया वो मैटर। उसी को आज के शो में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मुझे स्काइप पे हसन रजा ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, सीनियर माहिर कानून है। साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, मेरे इस जानिब मौजूद हैं, और वसीम मलिक साहब कोर्ट कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मेरे इस साइड पर मौजूद हैं। हसन रजा पास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। सर, एक तरमीम का शोर है, कुछ इसको कह रहे हैं आईनी तरमीम, कुछ कहते हैं अहम तरमीम। ज्वाइंट सेशन भी बुलवा लिया गया। नेशनल असेंबली में, सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर तो पूरा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरमीम का शोर बहुत है। क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप? बार कहां पे खड़ी है? क्या सोचते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? देखिए, आइन में तरमीम करने का और कानून साजी हक हासिल है और कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नंबर गेम पूरा होना जरूरी है। आप देखें कि अगर तो जो नजर आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद से शायद तावन कर लें। अगर वो करते हैं तो फिर भी नंबर गेम पूरा नहीं होता, तो फिर कहां से पूरा करेंगे? सेनेट में फिर पूरा हो जाएगा, गालिबन सेनेट में पूरा हो जाएगा, नेशनल असेंबली में पूरा नहीं होगा। जी, तो सेनेट में तो हो जाएगा, लेकिन नेशनल असेंबली में नहीं। तो दोनों का जब जॉइंट सेशन होगा तो उसके हिसाब से भी अगर आप गिनती पूरी करें तो शायद फिर भी 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद की नहीं बनती। ऐसे ही है। इसके लिए फिर शायद ये हो कि कुछ ऐसे इकदाम इनको करने पड़े जो कि बाद में शोर उठे कि ये अगर ऐसे ना होता तो ऐसे हो जाता। शायद हुकूमती इत्तेहाद टू सम एक्सटेंट कॉन्फिडेंट है कि हम पूरे कर लेंगे, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि शायद वो पूरे कर सके। क्या गेम होगी? तो साकिब बशीर साहब, वेल कन्वर्सेंट सहाफी आपके पास मौजूद है। साकिब बशीर साहब का ही आपसे सवाल था, मैं साकिब की तरफ भी आ रहा हूँ। साकिब बशीर साहब की आपसे सवाल था कि बार कहां पे खड़ी हुई है, आप लोग कहां पे खड़े हैं, वकला कहां खड़े? बार हमेशा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ी है। हाँ। और आप देखें कि पिछले साल मैं चेयरमैन था पाकिस्तान बार काउंसिल का जी। किस अहम इशू पे हमने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, चाहे वो आर्मी कोर्ट्स की बात हो। डू यू सपोर्ट दिस लेजिस्लेशन के जिसमें आप जजेस की एज बढ़ाना, एक्सटेंशन और वो सारे मामले में, डू यू सपोर्ट दिस अमेंडमेंट? मैं आपको बताता हूं जी। जहां तक तो जजेस की एज बढ़ाने का ताल्लुक है, तो उसमें अगर तो इनके नंबर गेम पूरे हैं तो आधी तरमीम को कर सकते हैं। ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं। मैं आपके रोकने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं एज अ लॉ एक्सपर्ट, एज अ लॉयर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? डू यू सपोर्ट इट? मैं समझता हूं कि इसमें कोई मजायका नहीं है। अगर एज बढ़ जाती है, आपको पता है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनकी पूरी टिल डेथ वो जज के तौर पे रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ज़हनी तौर पे वो बादशाह साहब, हुकूमतें तो बदल जाती हैं, जमातें बदलती रहती हैं, जो हुक्मरान जमातें होती हैं।
जी बात ये है कि क्या क्या ये नागुज़ीर हो चुका है, और नागुज़ीर अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? अगर इसमें कोई मेलाफाइड पॉजिटिव सेंस के तहत कर रहे हैं तो पार्लियामान का ये राइट है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलें, मुझे मखसूस नशिस्तों पे भी आना है, लेकिन वसीम मलिक साहब मेरे साथ नाज़रीन स्टूडियो मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। वसीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या होने जा रहा है, कोई इनसाइडर है? अच्छा, जिस मुजव्वज़ा तरमीम के हवाले से हम ये सारी बात कर रहे हैं, एक तरफ एजाज सईद साहब की खबर अहम तरमीम है, आईनी तरमीम का, और उस खबर के अलावा भी हम अगर देखें तो पिछले 2 से 3 महीनों में बात ही हर तरफ यही चल रही है। और इवन के जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक तासुर ये था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अंदर भी एक तासुर है, और उसके अलावा गवर्नमेंट भी जो करना चाह रही है। मगर अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसी सूरत हाल निकलती हैं कि जिसमें एक हो सकता है कि आप जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत है उसे बढ़ा सकते हैं, या जो दूसरी स्पेकुलेशंस हो सकती हैं वो ये हो रही हैं कि जो वैसे तो आयन का आर्टिकल 175 सब सेक्शन 3 बड़ा ही वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। तो उसमें बातचीत ये हो रही है कि कोई भी पिक एंड चूज उसमें कर लिया जाए, हाँ जी, कोई भी चीफ सीनियर तरीन को ना लगाया जाए, बाकी किसी जज को लगा दिया जाए। तो इन दोनों मकासद के लिए जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत है उसको आपने तो आपको आयन के आर्टिकल 179 में तरमीम करना पड़ती है, और अगर आपने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना है तो उसमें आपको आयन के आर्टिकल 175 की सब सेक्शन 3 में तरमीम करना पड़ती है। अब आयन के आर्टिकल की तरमीम के लिए आयन ने ही 239 में एक वाज़ेह तरीकाकार लिख दिया है। अब यहां पर ज्वाइंट सेशंस की भी बातें हो रही हैं, और इस वक्त एक जो डिबेट चल रही है वो ये भी है कि कुछ लोगों का मानना है कि ज्वाइंट सेशन में भी आईनी तरमीम हो सकती है। मगर जो आयन के आर्टिकल 239 का सेक्शन 1 है उसमें ये चीज लिखी गई है कि ये ओरिजिनेट किसी भी एक हाउस से जरूर हो सकता है, हाँ, मगर में अब किसी भी एक हाउस से जब ओरिजिनेट होगा तो इट शेल ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, वहां पर फिर शेल का शेल। तो इससे हमें ये बहुत सारे वकला से भी बात हुई, हसन रजा पाशा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, साकिब बशीर साहब भी। तो इससे एक जो हमें समझ आती है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ज्वाइंट सेशन में तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। नंबर गेम पूरी हो तो फिर तो एग्जैक्टली। अब मैं नंबर गेम पे भी आ जाता हूं। देखिए, इस वक्त हसन रजा पाशा साहब भी कह रहे थे, या मुमकिन तौर पर एक बात यह भी चल रही है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त वाहिद एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैं बड़ी जो इस वक्त अपोजिशन अलायंस में बैठी हैं, तो क्या अगर वो भी हुकूमत का साथ देती, अपोजिशन अलायंस में बैठी, फिलहाल तो मैं यही नजर आ रहा है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है। तो उसमें अब क्योंकि गुज़श्ता रोज की खबर यह भी थी कि पीटीआई में और JUIF में ये इत्तेहाद कहीं ना कहीं हुआ है कि हम पार्लियामान के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये बात करते हैं कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम कौमी असम्बली और सेनेट में इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का साथ देती है, अगर इस तरह का कोई जुडिशल पैकेज या कोई भी आईनी तरमीम आती है, तो उसमें इस वक्त वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके नतीजे में 3 नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस मुस्लिम लीग नून को गई थी, वो भी साथ मिला लें तो 212 का नंबर बनता है, 224 चाहिए। और जमीयत उलमा इस्लाम के पास इस वक्त 6 जो हैं वो डायरेक्ट और 2 मखसूस नशिस्त, 8 ये भी शामिल कर लें तो भी आपके पास कौमी असम्बली में पूरी नंबर गेम नहीं बनती। सेनेट में ANP और जो इस वक्त मौजूदा हाउस है KP के इंतखाबात को निकाल कर अगर वो नहीं होते, रिजर्व सीट का मामला आप एक तरफ रखते हैं, तो उसके बाद भी जब हम नंबर गेम काउंट करते हैं तो मौजूदा हाउस का 2/3 बनता है 64, गवर्नमेंट अलायंस के पास है 56, 5 सेनेटर्स हैं JUIF के पास और 3 सेनेटर्स हैं ANP के पास। अगर ये दोनों मिलते हैं तो सेनेट में नंबर गेम पूरा हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों फिर भी नहीं हो सकता। तो इस सिलसिले में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आईनी तरमीम इन मौजूदा सूरत हाल, शायद एक और पॉसिबिलिटी पे उस पर भी बात करते हैं आगे चल के, क्योंकि एक बार फिर से आर्टिकल 6 पाबंदी उसका भी गूंज है, तो शायद वहां से ये भी पैगाम दिया जाए। साकिब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। व्हाट डू यू से, मतलब ये तो कैलकुलेशन सीधी सीधी समझ आ रही है कि गेम तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ कोई मैसेजिंग हो रही है या वाकई में कोई फ्लोर क्रॉसिंग की पॉसिबिलिटी होगी, कोई इस तरह की तरमीम ले आए कि जी कोई हुक्मरान इत्तेहाद अपोजिशन में से खींच ले 2, 4, 5 लोग? नहीं, असल में मुझे जो लगता है हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट 3 मई को उसका इजहार किया था सबसे पहले कि हम कोई जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, और वो मीटिंग थी, रूल्स कमेटी की मीटिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें तमाम जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से सीनियर प्यूनी जजेस थे, वहाँ के कानून के लोग आए हुए थे, वजारत कानून जो सूबाई हैं महकमे कानून। तो वहाँ जैसे ही कमेटी शुरू हुई, हालांकि बड़ा इन डेप्थ काम हुआ था उस पर जो रूल्स के हवाले से,
तो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हम एक जो है वो एक आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं। अच्छा, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि अभी तक मखसूस नशिस्तें उनको मिली, मेरे ख्याल में बाद में मिली, चांस लग रहा था कि पीटीआई नजर आ रहा था कि इनको मिल जाएगी। मतलब यह है कि मांगे तांगे से वो मखसूस नशिस्तें आ रही हैं, पता है कि आगे लीगल बैटल, अगर बहुत सारी चीजें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया उस वक्त उन्होंने ये कह दिया, और उसके बाद वो कमेटी का सारा काम जो है वो खत्म हो गया। उन्होंने कहा जी अब ला रहे हैं तो ये तो फिर जरूरत ही नहीं फिर इस सारी मशक करने की, तो वो उठ के चले गए। अब मई से लेकर आज तक जो गवर्नमेंट है, अब देखें 12 जुलाई का फैसला आ गया है। फेयरनेस तो इसी में थी कि जिसका मैंडेट है उसको दे दिया गया है, आप मान लें, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। लेकिन हुकूमत वक्त मानने के लिए तैयार नहीं, वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है कि प्रोटेक्शन, आपने सुना होगा 12 जुलाई के फैसले के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हमें लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में 8 फरवरी इलेक्शन खुल जाएगा और हमें घर भेज दिया जाएगा। अब अंदाजा लगाएं, मेरी तो हैरत, मतलब इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी किन जजेस से है? ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं, या इनके साथ जो जजेस हमें नजर आ रहे हैं वो ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं। उनके हवाले से आप सवाल उठाना, हर जज की अपनी अपनी एक से रही है, माजी में भी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके हवाले से इतनी तारीफों के पुल बांधते रहिए, यही लोग तो आज जो है उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपना मकसद निकालना है अपनी। अब ये अजीब सी एक जो है वो नई रवायत के कायम करने लगे हैं कि अपनी मर्जी का हमने चीफ जस्टिस लगाना है। मतलब अपनी मर्जी का ही ना, कि आप जो है वो नहीं, नेशनल असेंबली को या हुकूमत को भेजा जाए, वो नहीं, जुडिशियल रेफरेंस भी किसी के खिलाफ है, वो भी असेंबली को भेजा। एक बात बड़ी क्लियर है, ये जो है वो कर लें, पहले तो नंबर गेम इनके पूरे ही नहीं है ना, तो ये जैसे तैसे भी ये कर लें, इसके बावजूद भी ये माजराई एक नया जो है माज खुलेगा और अदलिया रिएक्ट करेगी, और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा और फिर दोबारा से ये चीजें सारी खुलेंगी। इतना आसान नहीं है जितना ये समझ रहे हैं और जिस तरह इसको लेकर चल रहे हैं। और ये जो अब देखें 6 जजेस ने खत लिखा, ये हजम ही नहीं हो रहा, हजम ही नहीं हो रहा। जुडिशियल पैकेज में एक चीज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन डालें उसमें। इनको मैंने कई सुना है, वो कहते हैं जी फलां जो है जस्टिस बाबर सतार को बलूचिस्तान के फलां जिले फलां जगह पे भेज देंगे, फलां बेंच में, और जस्टिस मोहसिन अख्तर के नहीं जज वहां जाकर भी जज फलां बेंच, मतलब रोटेशन के, जिस तरह हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में रोटेशन होती है ना, तो हालांकि ऐसा है नहीं है। ये इस्लामाबाद की अलग से एक सिलसिला है सारा, बाकी सूबे अलग हैं सारे, तो उन सूबों के अंदर ये सारी रोटेशन होती है। तो ऐसी कोई लेजिस्लेशन के वो 6 जज जिन्होंने एक सच जो है वो सामने लाया और सामने रखा कि ये हमारे साथ हुआ है, ये जुडिशरी के साथ हो रहा है, मतलब फिर बात वही आती है कि माजी में जुडिशरी के साथ जो करने वाले जनरल फैज वगैरह थे उन पे तो बहुत सारे सवाल तो अब भी एक पूरी चार्जशीट तो मौजूद है, तो ये हजम नहीं हो रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह हजम नहीं हो रहे। 12 जुलाई को जो है वो उसको जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो क्यों जो है वो पीटीआई को दिया गया, ये हजम नहीं हो रहा। तो ये चीजें मैं ये समझता हूं कि अभी देखें मार्च में ये गवर्नमेंट बनी है, अभी अगस्त है, 5-6 माह हुए हैं, तो हर माह एक नया जो है शगुफा जोड़ा जाता है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, आप अदलिया के महाज देख लें तो गवर्नमेंट चाह रही है कि शायद वो खुद भी चाह रहे हैं कि ये आगे ना चल सके। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप बार बार अगर ये करेंगे, इलेक्शन एक्ट में इन्होंने तरमीम की अभी रिसेंटली, मतलब कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही गैर मौसर कर दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन जो एक अलग से एक आईनी इदारा है, उसका एक्ट आप देख लें, वो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं उसके साथ मिला हुआ है, सारी चीजें जो मिल के चल रही हैं, कि वो अब 2 दिन पहले अभी भी आपको इंप्रेशन है ये कि मिलके चल रही है, सिर्फ इंप्रेशन है? नहीं, इंप्रेशन तो नहीं है, मतलब हम बड़ी खुल के बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहा है जो गवर्नमेंट चाहती है। बल्कि इलेक्शन एक्ट में जो ये ट्रिब्यूनल में जजेस, रिटायर्ड जजेस वाली तरमीम आई थी, तो उसमें जैसे ही वो आई, इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को कहा कि करें ये करना, तो वगरना 8 फरवरी जब खुल गया इलेक्शन, तो इलेक्शन कमिशन तो वैसे ही उस पर सवाल आते हैं। ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी अगले सेगमेंट थोड़ा सी बात करते हैं। ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी जिस किसी भी जज ने कहा फॉर्म 45 ही मांगे ना, इससे आगे तो कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया था। सिर्फ यही कहा कि भाईजान इस हल्के के फॉर्म 45 ले, आपके इस्लामाबाद के हो जाए, पंजाब के हो जाए, सिर्फ फॉर्म 45 मांगे थे। और उसके बाद फिर लेजिस्लेशन क्या क्या हुई। पाशा साहब, ट्रिब्यूनल वाला मामला भी अभी लटका हुआ है ना? जी, वहां पर क्या आपको लगता है, एज अ लॉ एक्सपर्ट क्या लगता है कि वहां पर क्या रिजर्वेशन हो सकती है गवर्नमेंट की? देखें, गवर्नमेंट तो और पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। अब इनसे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जब ट्रिब्यूनल्स पहले बनाए तो आपने बका चीफ जस्टिस साहिबान को खुद
इनवाइट किया, उनसे पूछा कि कौन कौन से ट्रिब्यूनल आप देना चाहते हैं। जब उन्होंने दे दिए तो फिर आपने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो हम रिटायर्ड जजेस को लेके आएंगे, और उसमें फिर बाद में आपने अमेंडमेंट भी कर ली। नहीं पाशा साहब, एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये पहले ही ये जब पाशा साहब ये जब गवर्नमेंट जा रही थी ना अगस्त में जब जा रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने अमेंडमेंट बाकायदा की थी वो 2017 के एक्ट में कि जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वो सिटिंग जजेस होंगे, और सिटिंग जजेस में वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन डाल दी, मतलब इलेक्शन कमीशन उससे बाहर जा ही नहीं सकता था। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो अमेंडमेंट पहले अभी बाद में आई है, ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद जो ट्रिब्यूनल्स की तश्कील हुई, उसके बाद जो अमेंडमेंट की है रिटायर्ड जजेस के हवाले से, तो वो पहले कर लेते। मतलब पाशा साहब भी हर चीज को सपोर्ट करते जा रहे हैं कि ठीक है टाइम से पहले कर लेते तो फेयर इनफ। इसका मतलब ये हुआ पाशा साहब कि कोई गवर्नमेंट आ जाए, उसको पास्ट के सारे डिसीजंस, माजी की अपनी अमेंडमेंट्स, माजी की तरमीम में भी चेंज करना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए, तो करते जाए। मैं इसमें जस्टिस साहिबान ने आपसे मशावरत करके अपने दे दिए, तो फिर वो ट्रिब्यूनल्स को काम करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, रिटायर्ड जजेस पे मुझे तो क्या उसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पेश नहीं होंगे? पेश होंगे। वो क्या करेंगे? क्या वो रिटायर्ड जजेस की अपनी कोई वो नहीं है कि वो नहीं कर सकते कि ये देखिए फॉर्म 45 जो है वो क्या है, और फिर फॉर्म 47 किस तरीके से आप तैयार है? तो मैं नहीं समझता फिर हुकूमत क्या सोच के ये अमेंडमेंट्स ला रही है, क्या सोच के तरमीम ला रही है? फिर वो उनसे ये जो अमेंडमेंट इन्होंने कर दी है रिटायर्ड जजेस के हवाले से, और फिर दोबारा जब नए चीफ जस्टिस से जो हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस साहब है, उनके साथ मशावरत की, तो उन्होंने भी उन्हीं जजेस का नाम लिया और बड़े ऑपराइट जजेस उन्होंने दिए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि नया चीफ जस्टिस या नई चीफ जस्टिस जो भी आएगी, वो इनमें से किसको ड्रॉप कर। पिंडी का बना था वकास राव मिर्जा, बहुत अपराइट जज है। इसी तरह बाकी जो जजेस में कोई उंगली उठाई जा सकती है, और पहले ही तादाद 20-21 जजेस कम है हाई कोर्ट के, आपके पास इतनी तादाद ही नहीं है। तो यही अवेलेबल जजेस थे जिन पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाने थे, और उन्होंने बना दिए। अब सवाल ये पैदा होता है